दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी जमीन सूरज के गिर्द 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रही है, जो सुनने में शायद आप में से बहुत से लोगों को हैरान न करे। मगर ये जानकर आप जरूर शॉक्ड हो जाएंगे कि ये स्पीड सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी कई हजार गुना ज्यादा है। मगर आपको और आपके आसपास की किसी भी चीज को एक छोटा सा झटका तक महसूस नहीं होता। हर एक चीज अपनी जगह पर स्टिल है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस रफ्तार पर हर चीज उड़कर खला के अंदर कहीं बिखर जाती। यही नहीं, जमीन अपने खुद के महवर के गिर्द भी 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल घूम रही है, मगर आप इस रोटेशन को भी महसूस नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इस तमाम निजाम को जकड़ कर संभाला हुआ है और वो नजर नहीं आती, मगर इसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ग्रेविटी, जो हर चीज को जमीन के नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसी की वजह से सूरज जैसा मैसिव ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हर एक सैयारे, जिसके अंदर जमीन भी शामिल है, उसे अट्रैक्ट करके अपने मदार के अंदर रखता है। इवन के स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। और तकरीबन हर एक गैलेक्सी के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरी गैलेक्सी इसके गिर्द घूमने पर मजबूर होती है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी सेजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ना नजर आने वाली फोर्स है जिसने हमारी कायनात को जन्म दिया, और इस फोर्स के बगैर हमारी इस कायनात का ये सिस्टम एक लम्हे के लिए भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसी ने पूरी कायनात के निजाम को संभाला हुआ है। अगर आसान अल्फाज के अंदर बयान करने की कोशिश करूं तो ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाने वाली एक फोर्स है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसका मास जितना ज्यादा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। जैसे जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद तक मौजूद है और वही इसके गिर्द एक मदार में चक्कर लगा रहा है, जबकि हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम के तमाम सैयारों तक है, जिसमें जमीन भी शामिल है। क्योंकि सूरज हमारी जमीन से साइज में 13 लाख गुना बड़ा है और पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास हमारे सूरज का ही है। क्या आप एक लम्हे के लिए ये सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर ये ग्रेविटी की फोर्स अचानक से काम करना बंद कर दे? चलें इसे इमेजिन करने की शुरुआत करते हैं हमारी जमीन से। दोस्तों, ग्रेविटी के खत्म होने के बाद इंसान जमीन पर चल नहीं पाएंगे, बल्कि यहाँ वहाँ उड़ते फिरेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना हजम करने का निजाम काम करना बंद कर देगा। पौधे उग नहीं पाएंगे। जमीन का एनवायरनमेंट इसके गिर्द नहीं घूमेगा, जिससे बारिश, मौसम और जमीन का हिफाजती निजाम, जो कि जमीन को सूरज और खला से आने वाले मुसलसल खतरों मसलन सोलर वेव्स, रेडिएशंस और एस्ट्रॉइड्स वगैरह से बचाता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस खत्म होने की वजह से जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेगा। सब कुछ बेतरतीब और दरहम बरहम हो जाएगा। इस फोर्स को डिस्कवर करने का क्रेडिट सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी के अंदर अपने सर पर एक सेब गिरने के बाद ये सोचना शुरू किया कि ऐसा दरअसल होता क्यों है, और यूं साइंस की दुनिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझा गया। इस पर मजीद रिसर्च की गई, मगर फैक्ट ये है कि आइजैक न्यूटन से 700 साल पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हैथम ने अपनी कई किताबों के अंदर इस फोर्स का जिक्र किया, मगर ग्रेविटी के नाम से नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बयान किया गया है, जब दुनिया इसके नाम तक से वाकिफ नहीं थी। उन लोगों की इमेजिनेशन सिर्फ सूरज और चांद की मौजूदगी पर खत्म थी। सूरह मुरसलात आयत 25 से 27 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदा और मुर्दों को, और इसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। दोस्तों, इस आया मुबारका में अरबी लफ्ज इफाता पर गौर करें, जिसका मतलब है समेटने वाला, यानी अपने आस पास खींचने वाला या इकट्ठा करने वाला। ये सबसे बेहतरीन अल्फाज हैं ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जबकि इससे अगली आयत के अंदर जिंदा और मुर्दों से मुराद इंसान और बेजान एलिमेंट्स, जिनके अंदर एस्ट्रॉइड्स और चांद जैसे ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं, जिन्हें जमीन समेट कर अपने गिर्द थामे हुए या मजबूती से पकड़े हुए है। ये अल्फाज चीजों को जमा करने के अलावा इन्हें अट्रैक्ट करने के माना में भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि आइजैक न्यूटन ने अपनी दोस्तों खला को समझने के लिए इंसान की ख्वाहिश वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है, और इसी वजह से पिछले कई साल में खला पर मिशन भेजने और खला में छुपे राजों को समझने के लिए बहुत से रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नासा और एक्स स्पेस जैसी एजेंसीज तो अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी हैं और वो दूसरे सैयारों पर इंसानी बस्तियां बसाने की कोशिश कर रही हैं। हॉलीवुड में दिखाई जाने वाली स्पेस मूवीज स्पेस के बारे में बहुत सी गलत फहमियां फैलाती हैं।
मूवीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म मेकर साइंटिफिक इफेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से लोग इन्हीं चीजों पर एतबार करने लगते हैं। लेकिन खला की हकीकत फिल्मों की अफसानवी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम स्पेस से मुंसलिक कई सारे ऐसे इफेक्ट्स को देखेंगे जिन्हें आज भी लोग सच मानते हैं। नंबर 1, हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारा सूरज जलते हुए आग का गोला है। दरअसल फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन सूरज पर ऑक्सीजन की मिकदार ना होने के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि सूरज पर कभी आग लग ही नहीं सकती। इससे इतना तो साफ पता चल जाता है कि हम सूरज को आग का गोला नहीं कह सकते। अब आपके दिल में ये सवाल पैदा हो चुका होगा कि अगर सूरज आग का गोला नहीं है तो फिर ये क्या है, और अगर ऐसा नहीं है तो सूरज इतना चमकदार और गर्म क्यों है? दरअसल सूरज की चमक और इसके इतना गर्म होने की वजह आग नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन नामी एक गैस है, जिसके तहत सूरज की गहराई में दबाव की वजह से ये हीलियम में बदलकर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। नंबर 2, सभी दुमदार सितारों की दुम होती है। जब भी कभी हम दुमदार सितारे के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग बर्फीले पत्थर, इसके साथ गैस और डस्ट से बनी बेहद लंबी टेल का ख्याल करता है। हमने किताबों और फिल्मों में दुमदार सितारों को कुछ इसी तरह का देखा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। दुमदार सितारे डस्ट, आइस और गैस से बने हुए हैं। ये फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यही कॉमेट जब सूरज के नजदीक आने लगते हैं, इसी दौरान इनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलकर भाप में बदलने लगती है और ये एक बहुत बड़े दुमदार सितारे की तरह बन जाता है, जो सूरज की समत के उलट होते हैं और सूरज की रोशनी की वजह से चमकने लगते हैं। लेकिन क्या सभी दुमदार सितारे ऐसे ही होते हैं? तो जनाब, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब तक दुमदार सितारे सूरज से कुछ दूर नहीं हो जाते, तब तक उनमें मौजूद बर्फ और गैस पिघलती ही नहीं है और इसी वजह से टेल तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पर नेपच्यून के मदार से बाहर और सोलर सिस्टम के आखिर में मौजूद कॉमेट में टेल नहीं होती। नंबर 3, न्यूक्लियर वेपन की मदद से जमीन की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रॉइड को तबाह किया जा सकता है। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, एक रॉकेट की मदद से एक बॉम्ब को एक एस्ट्रॉइड के सामने ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे वो एस्ट्रॉइड कई सारे टुकड़ों में बदलकर तबाह हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या न्यूक्लियर वेपन के जरिए एस्ट्रॉइड से हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं? अगर हम रिसर्चर की बात की तरफ आएं तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एस्ट्रॉइड पत्थरों से बने हुए खाल होते हैं। अगर एक एस्ट्रॉइड को न्यूक्लियर की मदद से ब्लास्ट किया जाए तो बजाय कम होने के इससे खतरा और बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी करने पर एस्ट्रॉइड कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और वो सारे टुकड़े सीधा हमारी जमीन की तरफ आएंगे, जिससे हमारी जमीन पर एस्ट्रॉइड की बारिश होगी। और ये जरूरी नहीं कि सारे एस्ट्रॉइड्स हमारी जमीन की तरफ आने से पहले ही जल जाएं। ऐसा भी मुमकिन है कि कहीं छोटे छोटे एस्ट्रॉइड खला में खत्म ना हो और जमीन पर आकर गिरें, जिससे हमारी जमीन पर बहुत सा नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा तो ये होगा कि एक प्लान्ड मिशन के तहत जमीन के नजदीक आने से पहले ही एस्ट्रॉइड की समत को बदल दिया जाए। नंबर 4, एस्ट्रॉइड बेल्ट में दाखिल होने वाले स्पेस क्राफ्ट तबाह हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसे आज के लोग सच मानते हैं। हॉलीवुड मूवीज में अक्सर एक स्पेस क्राफ्ट को दिखाया जाता है जिसका सामना कहीं पत्थरों से होता है। बेसिकली ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है जिससे एक स्पेस क्राफ्ट गुजरता है और कई बार ये स्पेस क्राफ्ट पत्थर से टकरा कर तबाह हो जाता है। दोस्तों, ये तो मूवीज की दुनिया थी, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। एस्ट्रॉइड बेल्ट सूरज से 9,65,600 किलोमीटर दूर शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एस्ट्रॉइड से भरा पड़ा है, लेकिन वो बात जो आपको कोई भी नहीं बताता वो ये है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से काफी दूर हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा नहीं है। अगर इस बेल्ट में मौजूद सारे एस्ट्रॉइड्स को मिला दिया जाए तब भी इनका मैस हमारे चांद के मैस का तकरीबन चौथा हिस्सा बने। इससे आप समझ सकते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एस्ट्रॉइड से खचाखच भरा हुआ नहीं, बल्कि ये एक सुनसान सी जगह है जहां थोड़े बहुत एस्ट्रॉइड्स। ऐसा नहीं होता। ये सब के सब एक ही रफ्तार, ताकत और ग्रेविटी से घूमते हैं। जैसे सूरज के सबसे करीब तरीन मौजूद सैयारे मरकरी पर सूरज की ग्रेविटी इतना ही ज्यादा असरअंदाज होती है जितना कि जमीन पर, और यहाँ तक कि सबसे दूर मौजूद प्लूटो सैयारे पर भी। तो जब डार्क मैटर का वजूद साबित कर दिया जाएगा तो वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चैलेंज कर देगा और इसे गलत साबित कर देगा। हाल ही में साउथ कोरिया और अमेरिका के साइंसदानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए गैलेक्सीज की मोशन, साइज और मास का रिकॉर्ड लेकर डार्क मैटर का नक्शा तैयार किया, जो ऐसा महसूस होता है कि किसी धागे या ना नजर आने वाली ताकत से तमाम गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़े हुए है जैसे बिल्कुल एक हार आपस में मोतियों से जुड़ा हुआ हो। यानी हमारी इस पूरी कायनात का स्ट्रक्चर दरअसल एक ही ताकत या मेन पावर से जुड़ा हुआ है, जो दरअसल इसे कंट्रोल कर रही है और इस निजाम को चला रही है।
जैसे मेन या सेंट्रल कंप्यूटर से बाकी पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़े होते हैं और तमाम डेटा को इकट्ठा करके इसमें सर्वर डेटाबेस के अंदर इकट्ठा करते हैं और यहीं से हर क्लाइंट कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या अहकामात दिए जाते हैं। इस खोज के बाद इंसान इस यूनिवर्स की खोज के अंदर एवोल्यूशन पर चले गए हैं। उन्हें इस यूनिवर्स के मुस्तकबिल से मुतालिक बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा कि आखिर ये कैसे बनी और मुस्तकबिल में इसके साथ क्या होने वाला है। डार्क मैटर एक जाल की तरह मुसलसल गैलेक्सीज को जोड़कर रखता है और जहाँ पर ये मौजूद ना हो वहाँ इन गैलेक्सीज का वजूद भी मुमकिन नहीं। यानी ये एक ऐसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है और ये स्ट्रक्चर डार्क मैटर और ये इमारत हमारी यूनिवर्स है। जबकि डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मौजूद है और बिग बैंग के बाद से इस कायनात को रोशनी की रफ्तार से एक दूसरे से दूर करके फैला रही है। जबकि आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले जब एक बड़े धमाके से ये कायनात वजूद में आई तब सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही मौजूद थी जो कि डार्क मैटर की वजह से मौजूद थी और इसने कायनात में मौजूद तमाम गैलेक्सीज को जोड़ने और बनाने का काम किया था। ये तादाद के अंदर बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से ये कायनात ज्यादा तेजी से नहीं फैल रही थी, मगर जब गैलेक्सीज का बनना शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा फैलाव होने की वजह से डार्क मैटर का असर आहिस्ता आहिस्ता इन पर कम होने लगा और आज से 5 बिलियन साल पहले डार्क मैटर कायनात को जोड़ने का काम कर रही थी जबकि डार्क एनर्जी इसको मुसलसल फैलाने की कोशिश कर रही थी और डार्क एनर्जी ने इस जंग को जीतकर इस पूरी कायनात को रोशनी की रफ्तार से फैलाना शुरू कर दिया और अब तक फैला रही है। हत्ता कि एक वक्त आएगा कि पूरी कायनात में सिर्फ डार्क एनर्जी ही रह जाएगी और हमारी ये कायनात हर लम्हे दुगने साइज से बढ़ने लगेगी, जिसे साइंस की जबान में कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। और यूं हर चीज एक दूसरे से दूर होकर इस कायनात के निजाम को तबाह कर देगी और वो दिन होगा क़यामत का दिन। फिर इसी नुक्ते के अंदर आकर हमारी ये पूरी कायनात समा जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरअसरार ताकत के बारे में आज से 1400 साल पहले कुरान करीम फरमाता है, और हमने इस कायनात को बनाया और हम ही इसे फैला रहे हैं। जबकि बिग बैंग का जिक्र वाज़ेह तौर पर इस तरह से मौजूद है कि वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो सिर्फ धुआं था, जमीन और आसमान आपस के अंदर जुड़े हुए थे और हमने इसे फाड़ कर अलहदा किया। जबकि इसके बाद इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में सूरह रहमान के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमने आसमान को बुलंद किया और इसके अंदर तवाजुन या बैलेंस कायम किया। इसके बाद अल्लाह ताला इंसानों को सूरह कहफ के अंदर गौर व फिक्र